You are watching. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेक्चर 4 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। किसी ने क्या पूछा कि सबक के पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सब जानते हैं कि ये बहुत अजीम प्रोफेशन है और मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम टीचरों को जो दुनिया में किसी कोने में है। मेरा सलाम हो कि वो अपने प्रोफेशन को अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरा सबको सलाम है। दोस्तों, आज हम सिर्फ 10 बातों पर जिक्र करेंगे। 10 बातें आपके सामने मैं ले आऊँगा। वो 10 पॉइंट्स ऐसे होंगे और 10 बातें ऐसी होंगी जो तकरीबन मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में ये होते हैं और उन्हीं का हम जिक्र करेंगे आज। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे पास है मैनेजमेंट। तमाम टीचरों को, जितने भी टीचर है, स्टाफ है, जहाँ आप सर्विस दे रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता हो कि आपका मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, आपका मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से हवाले से आप पहले समझें कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आपका किस तरीके से है, ताकि आपको पता हो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मैं किस तरीके से किस हवाले से बात कर सकता हूँ। तो ये लाजमी है कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक स्कूल का एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होगा, तो आप समझें। बहुत सी स्कूल में आप देखेंगे तो आपको प्रिंसिपल नजर आएगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसमें हेड टीचर होंगे और इसके अलावा एडवाइजर भी होंगे, एजुकेशन भी होंगे, और इसी तरीके से आपके पास वाइस प्रिंसिपल हैं और इसी तरीके से इंचार्ज हैं और कोऑर्डिनेटर हैं। ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये हर एक स्कूल में होता है। अगर नहीं है तो स्कूल में शुरू भी मस्ट भी होनी चाहिए, ताकि हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो कि कौन क्या है, किस तरीके से है। कई जगह प्रिंसिपल क्या करेंगे, पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग राब्ते में होते हैं। कई जगह चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बाकी वाइस प्रिंसिपल के साथ राब्ते में होंगे, प्रिंसिपल के साथ राब्ते में, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के साथ रहते हैं। और इसी तरीके से टीचर को अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हेड टीचर की तरफ जाते हैं, और इसी तरीके से वो कोऑर्डिनेटर होते हैं, कोऑर्डिनेटर पेरेंट्स को डील करेंगे। ये डिफरेंट सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, और हर एक स्कूल में ही होते हैं। ये आपको इल्म होना चाहिए और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने स्कूल के इन स्ट्रक्चर के हवाले से वाकिफ हो। तो नंबर 2 जो पॉइंट हमारे पास है वो है टीचर क्वालिफिकेशन। जो टीचर क्वालिफिकेशन है, टीचर क्वालिफिकेशन के हवाले से मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती हैं टीचर के हवाले से। अब टीचिंग जो क्वालिफिकेशन है, टीचिंग रिक्वायरमेंट है, कई जगह आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, कई जगह डिग्री रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपके कम से कम बैचलर हो, और इसी तरीके से आप एमएड हो, बीएड हो, ये डिग्रीज कहलाते हैं एजुकेशन में। और इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस हो या टीचिंग सर्टिफिकेट हो, जैसे कि आपके पास प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट हो, बीटीसी हो, या आईटी हो, या किसी आईसी हो, इसी तरीके से आपके पास आईटीटी हो। मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट होते हैं, मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर में ये चलते हैं। और अब वो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई जगह आप देखेंगे कि लोगों के पास सर्टिफिकेट तो होता नहीं है, बल्कि वो डिग्री के बेस पर ही टीचिंग करते हैं, क्योंकि उनके पास टीचिंग डिग्री होती है। अगर कई लोगों के पास डिग्री भी नहीं है और साथ साथ टीचिंग सर्टिफिकेट भी नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी स्कूल इंस्टीट्यूट का, तो वो एक्सपीरियंस बेस पर भी अपॉइंट करते हैं। ये सारा कुछ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, तो किस बेस पर और किस लिहाज से उनकी रिक्वायरमेंट और किस लिहाज से उनको अपॉइंट किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको ये बताऊं कि हमारे मैनेजमेंट सिस्टम, चूँकि मैं यहाँ पर उनके हवाले से नहीं बता, ये सब आपको जानते हैं, तो हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम रियलिटी की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एक अजीब सिस्टम शुरू कर देता है कि वो अपने टीचर को जब अपॉइंट कर लेता है तो उनकी क्वालिफिकेशन को तो एक तरफ, उनके एक्सपीरियंस को तो एक तरफ, सबसे ज़्यादा उनकी इनकम को या उनकी डिमांड को देखा जाता है कि अगर ये टीचर मुझसे क्या डिमांड करेगा, ज़्यादा डिमांड करे तो कोई और टीचर देखें वगैरह, जबकि वो टीचर बेहतरीन भी हो। इसी वजह से हमारे इर्द गिर्द के स्कूलों में आपको टीचर तो मिलेंगे लेकिन क्वालिफाई नहीं होंगे, एक्सपीरियंस उनका नहीं होगा। अगर बेचारों के पास एक्सपीरियंस है तो उनको मजबूर कर देते हैं और मजबूर और टीचिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। और अगर शुरू में उनकी मजबूरी सही होती है, चलो भी मैं काम देखा हो सकता है कि आगे से कभी साइड
कोई सेटिंग हो जाए, बढ़ जाए वगैरह हो जाए, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम फिर नहीं बनता। फिर उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है 500 के लिए या 10,000 रुपीज़ के लिए या कुछ और के लिए। मतलब अजब एक सिस्टम बना है जो समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब प्राइवेट सेक्टर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि उनका भी राइट्स है कि मैं उनकी तरफ भी पॉजिटिव आता हूँ कि वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस के हिसाब से टीचरों को अपॉइंट कर लेते हैं। अब टीचर चाहे जितना एक्सपीरियंस रखे, मैंने ऐसे भी स्कूल्स देखे जहाँ पर टीचर की बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, उनकी सैलरी देखे आप अपनी उंगलियों में उनको फिंगर में काउंट करेंगे। तो ये गलत तरीका है। मतलब एक एक्सपीरियंस है और इसके पास उसको नॉलेज है, आप उसकी सैलरी को देखें। सैलरी आप जब वो सेटिस्फाई होगा तो वो अच्छी तरीके से परफॉर्मिंग भी करेगा और उनके बच्चों का रिजल्ट भी बेहतरीन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक खामी मैनेजमेंट की भी होती है कि वो टीचिंग एक्सपीरियंस को देखकर या उनकी डिग्री को देखकर या ऐसे ही मैट्रिक पास, इंटर पास जो भी हो, आप उसको क्लास में स्पेंड करेंगे बगैर किसी तजुर्बे के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के। ओके भी आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है कि आप समझते हैं कि मुझे स्कूल में रिक्वायरमेंट है टीचर की, तो आप उनको ट्रेन करें, उनको टाइम दे दें, उनको ट्रेन करें। लेकिन हम ट्रेन नहीं करते बल्कि हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, बस वो जगह फिल हो। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो अब आगे चलकर इसकी वजह भी बता देंगे। जैसे नंबर 3 पॉइंट हमारे पास है सैलरी। दोस्तों सैलरी का बड़ा सिस्टम है। हर एक प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का सिस्टम अलग होता है। किसी जगह आप देखेंगे तो आपके पास जो सैलरी सिस्टम है, ये जो सैलरी है, ये सैलरी सिस्टम कई जगह पर आपको कम मिलेगा, कई जगह ज़्यादा है। वो स्कूल पर डिपेंड करता है, उसके कम्युनिटी पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात इसमें जो गिल्टी वाली बात है वो ये बात है कि स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता बहुत से स्कूलों का सैलरी के बेस पर। इसकी वजह ये होती है कि कई जगह आप टीचर को देखें कि अजीब लगता है। जब मैंने सर्वे किया तो हमने 2,000 वाले भी टीचर देखे, 3,000 वाले टीचर देखे, 4,000 वाले भी टीचर देखे। वो कई साल तक उनको पढ़ा, बच्चों को पढ़ा इसी सैलरी बेस पर, क्योंकि इंक्रीमेंट का तो कोई बात ही नहीं बनता। इसी वजह से टीचर क्या करते हैं, आपस में ही स्टाफ रूम में कहीं ना कहीं आपस में इनडोर या आउटडोर में बातें करना शुरू कर देते हैं। स्कूल के खिलाफ बातें करना शुरू, या मैनेजमेंट के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। तो भाई आपको अगर मैनेजमेंट को मैं कहता हूँ कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट के हिसाब से टीचर की सैलरी बढ़ाते हैं। आप एक तरफ फीस बढ़ा देते हैं लेकिन टीचर वैसे की वैसे ले जाते हैं। और टीचरों को तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमारी सैलरी बढ़ा दें। और सैलरी बढ़ाने के लिए कहते हैं अभी तो आप 1 साल हो चुका है, अभी 1 साल कितना साल होना चाहिए, आपके पास कोई रिटर्न सिस्टम है? जब आपने उसको अपॉइंट किया, आपने ये चीज़ें देखें, तो ये सारा सिस्टम हमारा बिल्कुल अजब है, जिसमें ना टीचर कुछ कह सकता है ना मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट भी परेशान है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब वो प्रॉफिट कितना चाह रहा है वो समझ में उसके भी नहीं आ रहा। वो चाहता है हर बार मुझे प्रॉफिट की तरफ आ जाए। एक बिजनेस सिस्टम बना हुआ है, तो जैसे कि एक दुकान है, नहीं लगता कि एजुकेशन सेंटर है। तो यहाँ पर टीचर जो क्वालिफाइड टीचर है वो डिमांड करते हैं, और डिमांड करते जिसकी वजह से नए टीचर बाहर हो जाते हैं और नए टीचरों को ही रख लेते हैं अपने पास। इसकी वजह क्या होती है, वो सैलरी कम लेते हैं क्योंकि वो बेचारे डिमांड नहीं करते। और दूसरी अच्छी बात क्या है, वो परमानेंट होती है। वो इसी चीज़ का फ़ायदा क्या करते हैं, इसी चीज़ का फ़ायदा ये प्रॉफिटेबल बिजनेस वाले उठा लेते हैं और फिर क्या कहते हैं कि ये टीचर अच्छे हैं और सही तरीके से रश टाइप कर लेते हैं क्लासों में कि भाई हमारे स्कूल में अच्छे टीचर हैं क्योंकि आपने उनको बॉन्ड कर लिया। आप जाकर किसी टीचर से पूछे भी आपके सालाना कितने इंक्रीमेंट लगती है, 500। अगर 500 भी लगे तो आप अंदाजा करें 5 सालों में तो उसके 2500 तो होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, इसकी वजह ये है कि कोई रिटर्न सिस्टम नहीं है आपके पास, क्योंकि टीचर कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। मैनेजमेंट की सोच है और जो टीचर हैं वो भी सोचते हैं कि हमें पूरी जिंदगी दुनिया में गुजरते हैं, तो उसको पार्ट टाइम जो भी समझते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोफेशनल नहीं होते, जिसकी वजह से वो डिमांड करना नहीं जानते, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पाते। अच्छा, जो मजे वाली बात मैं आपको बताऊं, मजे वाली बात ये है कि मैनेजमेंट सिस्टम में बैठने वाले होते हैं तो वो खुद भी एजुकेशन से ज़्यादा वाकिफ नहीं होते। यकीन मानो तो खुद भी एजुकेशन का सही रास्ता पता नहीं है सिवाय शॉर्ट स्पीच के, क्योंकि उनको सवाल करने वाला कोई नहीं है, उनको सवाल पूछने वाला कोई नहीं है सिवाय कुछ के। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं कि वाकई खुद भी एजुकेटेड है और अपने स्कूल में भी एजुकेटेड लोग ही अपॉइंट करते हैं और फिर अपने बच्चों को भी एजुकेटेड ही बनाते हैं। मैं सलाम करता हूँ।
धीरे धीरे देखें क्या वाकई आपको ऐसे नजर आते हैं, उठना बैठना, चलना फिरना, बातें करना, और उनकी स्पीच को अगर आप देखें तो आपको सियासी ध्यान लगेगा जैसे कि बस एक फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि कुछ नहीं आता। बकौल किसी के कहते दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गाले, बस दिल ही बहलाते हैं। और हम बैठ कर क्या करते हैं, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। ऐसा नहीं है नौकरी से निकाल रहे, आपकी इसी डर ने आपको कमजोर बना दिया। आपके पास तजुर्बा है, आप एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप अपनी डिमांड कर सकते हैं, आप आगे अप्लाई कर सकते हैं, आप मूव करेंगे। जब तक आप मूव नहीं करेंगे, बढ़े के आगे कैसे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आप तजुर्बा लें और आगे बढ़े, मूव करें, अपनी डिमांड को समझें, अपने आप को समझें कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, अपने आप को मार्केट में शो करें, आप अपनी क्वालिटी को आगे दे दें। और हमें भी ये एहसास क्या दिलाते हैं कि देखो मासूम बच्चे आप उनको छोड़ के कहाँ जाओगे। अगर ये मासूम बच्चे, तो आप मेरी भी तो ख्याल रखें, मैं भी किसी का बच्चा हूँ, तो आपको मासूम बच्चों का ख्याल बता देंगे, लेकिन आप मासूम हैं उसके हवाले से आपको नहीं बताएंगे। क्या मेरी सैलरी तो बढ़ा है, फिर हम रोते हैं स्टाफ रूम में या रोते हैं बाहर, क्या करें क्या नहीं। आप यू कैन डू इट, यकीन मानो यू कैन डू इट एवरीथिंग इफ यू नो, इफ यू वांट, बिकॉज यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीवेयर। बस आप अपने आप को शो करें, अपनी क्वालिटी को शो करें, अपनी डिमांड को शो करें। इताअत में बरकत होती है भाई, इताअत में बरकत होती है। आप इताअत हैं, आप मैनेजमेंट के साथ रहें, मैनेजमेंट आपके साथ रहे और एक साथ स्कूल को चलाएं ताकि सेटिंग बन जाए। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमने कहा ना कि जब आपका ज़हन ये बन जाएगा कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आपके असरात, आपके जो अल्फाज के असर है, वो बच्चों के दिलों से, पेरेंट्स के दिलों से, कम्युनिटी के दिलों से हट जाएगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। ना सैलरी इंक्रीमेंट का कोई सिस्टम है। दोबारा नंबर 4 पॉइंट हमारे पास है कि सिलेबस और कैरिकुलम में क्या डिफरेंट है। दोस्तों सिलेबस और कैरिकुलम में अगर आप पहले आप रीडिंग वाला ये रीडिंग पर पहले मैं आता हूं, फिर मैं इसके डेफिनेशन को आपको शॉर्ट बता दूंगा है क्या। अगर आप स्कूल में अभी भी जाकर देखें, किसी से पूछ लें, ऐसी मजाक में ही पूछ लें, फ्रेंडली पूछ लें कि भाई कैरिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंट है, बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, बहुत ही कम मैनेजमेंट में और टीचर में आपको बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। जो बता रहे हैं इसका मतलब वो वर्क कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन पर वाकई वर्क कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, वो नॉलेज है, उनको इन दोनों में डिफरेंट ही बता दिया। जिसकी वजह से हमारे पास जो बुकें सेलेक्ट की जाती है, हमारे बच्चों के लिए बुकें जो सेलेक्ट की जाती है, वो वन मैन शो होगा। वन मैन शो का मतलब क्या हुआ कि जब बुकें सेलेक्ट की जा रहा है हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, तो एक ही वन मैन शो है, क्योंकि वो समझते हैं कि मुझ जैसा कोई और नहीं। वो बुक की क्वालिटी को देखेगा, वो बुक के अंदर कलर को देखेगा, बुक की कॉस्ट को देखेगा, और सबसे बेहतरीन बात मैं बताऊं क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि इसमें मुझे क्या प्रॉफिट है। अब उसकी मवाद को नहीं देखेगा, उसके अंदर जो मटेरियल, जो चीजें दिए गए हैं कि वो क्या मेरे बच्चों के लिए बेहतर है या नहीं, मेरे कम्युनिटी के लिए बेहतर है, इन चीजों को नहीं देखेगा, बल्कि अपने प्रॉफिट को ही देख लेगा। अब हमारे बच्चे ऐसे बुकों को लर्निंग कर रहे हैं, बुकों में सिलेबस शामिल है जो बच्चों के खुद के समझ में नहीं आता है, बच्चे टीचरों के भी समझ में नहीं आता है, और वो मजबूर है क्योंकि उनको पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ाना ही पड़ेगा। इसी वजह से वो मजबूरन इस चीज़ को टीच कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट आपके सामने है कि हम क्या कहते हैं उसको, हम कहेंगे कि लुक बिजी बट डू नथिंग। इसकी मिसाल बड़ी ही क्या है कि लुक बिजी बट डू नथिंग। हमारे बच्चे तो दिखने में बहुत मसरूफ नजर आते हैं, टीचर भी मसरूफ है, लेकिन आता कुछ नहीं है। क्या रीजन है कि जो सिस्टम हमें दिया गया है वो तो हमारा है ही नहीं। जो मामला हमसे करवाए जा रहे हैं वो तो हमारे मामला है ही नहीं, हम तो इसकी उलट चल रहे हैं, हमारा माहौल उलट है, हमारा कम्युनिटी सिस्टम अलग है। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, हम सबको सोचनी पड़ेगी, मिलकर सोचें। अब मैं आता हूँ डेफिनेशन की तरफ, बहुत शॉर्ट में आपको बताऊँ। अगर मुझे पैड सुनना है तो पैड भी समझ जाएंगे, अगर मुझे स्टूडेंट सुनना है तो स्टूडेंट समझ जाएंगे, अगर मेरे दोस्त टीचर मुझे सुन रहे हैं, जो मैं सलाम पेश करता हूँ दुनिया के सारे टीचरों को, क्योंकि सब बेहतरीन हो, तो वो भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला
देखें करिकुलम में दो हिस्से हैं, मुख्तसर, बाकी आप रिसर्च करें और आपको इंफॉर्मेशन होगा। करिकुलम दो हिस्सों में है। नंबर एक, दो हिस्सों में, नंबर एक सिलेबस है, करिकुलम के अंदर सिलेबस शामिल है, और नंबर दो आपके पास अदर एक्टिविटीज है, मतलब स्पोर्ट और एक्टिविटीज, इंडोर आउटडोर, ये जितने भी मामला है ये दूसरे हिस्से में अदर एक्टिविटीज वगैरह, ये सारा करिकुलम का पार्ट है। और सिलेबस भी करिकुलम का हिस्सा है। सिलेबस फोकस करता है एकेडमिक एरिया को, जबकि अदर एक्टिविटीज में स्पोर्ट्स वगैरह सारी चीजें आ जाते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं। तो सिलेबस अलग, करिकुलम और अदर एक्टिविटीज अलग, ये दोनों मिलकर करिकुलम बनाते हैं। सिलेबस फोकस होता है एकेडमिक एरिया की तरफ, जहाँ पर हम सब्जेक्ट, टॉपिक वगैरह, बुक, रिटर्न वगैरह सारे काम कर रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट चीज़ है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी हो रही, क्या कर रहे हैं हम, लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं, ऑनलाइन की लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं, यूके की लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं, स्विट्जरलैंड की, लेकिन हम कहाँ हैं, ये आप ये देखें, और हमारे हिंदी का माहौल कौन सा है। अजब बात होती है कि लोग बस